दोपहिया वाले मर रहे हैं स्टेट में हर साल, लेकिन हेलमेट लागू नहीं कर रहे। कचरा जो है उसको आप घूरे पे डालें, लागू नहीं कर रहे। सेग्रीगेट करो, लागू नहीं कर रहे हैं। अपर कास्ट की, संपन्न की, शहरी की एक ये बददिमागी है कि हमको ये गरीब, अछूत, सफाई कर्मचारी, नीची कही जाने वाली जातियों के लोग हमेशा मिलते रहेंगे, इसलिए हम जितना चाहें उतना कचरा करें। मैं बताता हूँ आपको, अपने बच्चों को अपनी ज़मीन, अपना मकान, अपनी दुकान विरासत में दे के जाना काफ़ी नहीं है। अगर ये एक गंदगी के जहर के टापू के बीच में आप छोड़ के जाएंगे तो वो किसी काम का भी नहीं रहेगा। एक शहर अच्छा दे के जाना, बेहतर दे के जाना, बर्बादी से बचा कर देकर जाना, ये भी हमारी विरासत की जिम्मेदारी होनी चाहिए। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। अगर आपके इलाके में पानी भरा हुआ नहीं होगा, अगर बिजली लौट आई होगी, तो हो सकता है टीवी शुरू हो चुका हो और आप हमारा ये कार्यक्रम देख पाएँ मोबाइल पर या टीवी पर। हालत ख़राब है। मैं बतलाऊँ आपको, सूरत में, शहर में कल पानी ऐसा भरा कि कारों को सड़कों पर लाकर लोगों को खड़ा करना पड़ा। कॉलोनियाँ डूब गई हैं पूरी। मैं दिल्ली का हाल देख रहा हूँ, अपने शहर का हाल देख रहा हूँ, हिंदुस्तान के और बहुत से शहरों का हाल देख रहा हूँ। अंधाधुंध डूब गए हैं पानी में। और ऐसा कोई जलजला नहीं आया है, थोड़ा बारिश ज़्यादा ज़रूर हो गई है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही तबाही जैसी बारिश आ गई हो। तो ये हाल है। क्यों ये हाल है? इसमें जलवायु परिवर्तन का कितना हिस्सा है, कितना योगदान है और इंसानों का कितना योगदान है। हालांकि जलवायु परिवर्तन भी पूरे का पूरा इंसानों के ही योगदान से जुड़ा हुआ मामला है। इस पे बात करने के लिए हमने आज हमारे जाने पहचाने और हंसमुख विशेषज्ञ नितिन सिंघवी जी को आमंत्रित किया है हमारे स्टूडियो में, जो कि पर्यावरण के मुद्दों पर लगातार लिखते हैं, पढ़ते हैं, सरकार को परेशान करते रहते हैं, कई मामलों को लेकर अदालत तक जाते हैं। नितिन भाई, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया यहाँ पर। ये पानी जो भर रहा है शहरों में, क्या लगता है आपको, क्या वजह है जो इतना, पहले तो इतना नहीं डूबते थे जितना अभी डूब रहे हैं? देखिएगा, जैसे अभी आपने कहा कि ये जो जलवायु परिवर्तन है ये मानव निर्मित है, ये अपने आप प्रकृति ने नहीं किया है। बड़ा फंडामेंटल ये है, यानी भूकंप और जलवायु परिवर्तन में ये फर्क है। भूकंप में, जलवायु फर्क में, प्राकृतिक आग में, ये सब में फ़र्क है। ये जो प्रेजेंट जलवायु पर है, जो हरदम के लिए रहेगा, ये मानव निर्मित है। और इसके बारे में पहले भी अब यहाँ पर चर्चा हुई है कि इंडस्ट्रियल इरा 1850 से बाद से आज तक के हमने जो औसत धरती का तापमान है वो लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है, जिसके कारण से हमारा पूरा वायुमंडल गर्म हो गया है। ये बात 1850 से लेके अभी तक के 1.4 डिग्री सेल्सियस औसत। अब तेजी से छलांग लगा के बढ़ रहा है। अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, अपन आगे भी चर्चा कर लेंगे उसके बारे में। तो इसमें जलवायु परिवर्तन में ये बड़ा छोटा सा लगता है कि हम 42 डिग्री है तो 45 डिग्री में भी रहे हैं, 48 में भी रहे हैं, पर ये ऐसा नहीं है। मैं छोटा सा उदाहरण दूं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस में आर्कटिक सी आइस 100 साल में एक बार पिघलेगी और 2 डिग्री सेल्सियस में 3 साल में एक बार पिघलेगी। तो ये 0.5 इतना खतरनाक है। तो इसमें जब गर्म हुआ है, यानी अपने बदन के बुखार टाइप नहीं है, नहीं, 100 और 100.5 है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ये तो आपको मैं बताया कि 100 साल में एक बार और 3 साल में एक बार, ये फ़र्क है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हमको अभी जो आपने पानी के संबंध में बात कर रहे हैं, तो हमारे जो समुद्र हैं, ओशियंस हैं, इसका पानी भी गर्म हो गया है। 1 डिग्री सेल्सियस
अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो समुद्र जो है 7% ज़्यादा बादल रिलीज करता है, ज़्यादा वाष्प रिलीज करता है। अच्छा, यानी भाप जो उठती वो है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो एवरेज तो टेम्परेचर 7% ज़्यादा भाप हाँ, उठती तो है। हमारा 1.4 हो गया है, तो आप मान के चलें कि हमारा जो 1850 या ट्रेडिशनल है उससे 10-11% ज़्यादा। तो वो भाप क्या बादल के रास्ते जमीन पे गिरती है? वो उसके साथ में इसका एक और फिनोमिनन है कि ये जो गर्म वायुमंडल है ये बादलों को ज़्यादा देर तक के रोकता है। ज़्यादा बादल एक तरफ से और वो उसको ज़्यादा देर तक के रोका रहा, वो बहुत पावरफुल हो जाता है। फिर जब वो बरसता है तो वो ताबड़तोड़ बरसता है, और ये कारण है कि हमको शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा पानी देखने को मिल रहा है। यानी मौसम की जो सबसे बुरी मार है वो अब जल्दी जल्दी भी आ रही है और ज़्यादा कोड़ा मार रही है। बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें हो रही है। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे हमारा ये औसत तापमान बढ़ते जाएगा ये क्लाउड्स बनते जाएंगे ज़्यादा। दो चीज़ें रहेंगी, जहाँ बरसेंगे इफरात बरसेंगे, जहाँ नहीं बरसेंगे वहाँ सूखा ला करके पटक के रख देंगे। ऐसा हाँ। ये सूरत में जो कल हुआ, जी हाँ, आपने देखा भी होगा समाचार को, 36 घंटे में 18 इंच पानी शायद गिरा है। 85 साल का रिकॉर्ड तोड़ जी हाँ, दिया जी उसने, सबसे कम दौर में सबसे अधिक बारिश। तो ये मोटे तौर पे जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ है ये। जी हाँ, ये पहले जो है और कई हजार दुकानें डूब गई हैं वहाँ पे, मकानों में पानी भर गया है। तो ये जो बर्बादी हो रही है ये फसल की बर्बादी से परे की भी बर्बादी है, कारोबार की भी बर्बादी हो रही है, सब प्रकार की। अभी 5-6 दिन पहले रायपुर में पानी गिरा आधे घंटे में 30 mm। अब हम जलवायु परिवर्तन पे बात कर रहे हैं, क्लाउड्स के ऊपर बात कर रहे हैं। हम लोगों ने बादल फटना, क्लाउड बस्ट बहुत सुना है। अभी आप उत्तराखंड और हिमाचल में सुन रहे हैं कि हर रोज एक क्लाउड बस्ट हो रहा है। हाँ, क्लाउड बस्ट की डेफिनेशन जो है वो ये है कि 20-30 किलोमीटर के एरिया में 1 घंटे में 100 mm पानी या उससे ज़्यादा गिरेगा तो वो क्लाउड बस्ट में आ जाता है, हिली एरियाज में। अच्छा, हमारे यहाँ पर आधा घंटे में 30 mm गिरा, मतलब 1 घंटे में 60 mm का उसका रहा। हाँ, उसके मतलब करीब पहुंच रहे हैं, आधे रास्ते पार कर चुके हैं। क्लाउड बस्ट नहीं है, हाँ, एक्सट्रीम रेंज की ये हालत है। हाँ, कि जो वहाँ क्लाउड ब्लास्ट हो रहा है वैसा हमारे साथ हुआ। आपने देखा दूसरे रोज पूरे शहर में पानी भरा हुआ था। दूसरा एक चीज़ मुझको समझाइए कि ये कम समय में जो ज़्यादा पानी गिरता है तो ये बाढ़ बन के बह जाता है, नाले में, नदी में बह जाता है। ये ज़मीन के उतने काम नहीं आ पाता, रिचार्जिंग में उतने काम नहीं आ पाता। तेज़ी से गिरा हुआ पानी ये स्टोर नहीं होता। हमारी स्टोरेज कैपेसिटी भी कम होते गई है ज़मीन की, शहरीकरण के कारण। क्या लगता है आपको, रायपुर में जो इतना पानी शहरों में भरा, कॉलोनी में, बस्ती में, सड़क पर, ये इसलिए भी भरा क्या कि यहाँ नेचुरल स्टोरेज जो है, प्राकृतिक भंडार गृह जो हैं पानी के, वो कम हो गए हैं? कम नहीं, खत्म हो गए हैं। 2-3 चीज़ों पे बात करते हैं। तालाब, पहले तालाब के दूर तक आप देखेंगे तो जब बहुत साल पुराना जो अब है, आप तो बहुत पुराने हैं कि मैं बचपन में डायनासोर पाला हुआ था। अच्छा, इतना पुराना तो वो उसका आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक के पूरा उनका कैचमेंट एरिया रहता था, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस कहलाएगा। बिल्कुल। अभी आप तालाब देखेंगे, आपकी समता कॉलोनी के पास में करबला तालाब है, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। वहाँ पानी कहाँ से जाएगा? कहीं से नहीं। सब तालाबों की हालत देख लीजिए, सबके किनारे पाथवे, कंक्रीटकरण, ब्यूटिफिकेशन के नाम पे सबका ऊंचा पाल बना दिए, पानी न चले जाए कहीं तालाब में। तो एक कारण ये। दूसरा यह है कि शहर का कोई भी क्षेत्र को हमने बिना कंक्रीटीकरण और सीमेंटीकरण के नहीं छोड़ा। पेड़ों के छाल तक, छाल में जो क्रैक रहते हैं पेड़ों के, वहाँ तक सीमेंट गारा घुस गया है। बिल्कुल, हमको उसको जबकि कायदे से उसको काफ़ी लंबा 2 मीटर डाया का उसको जगह देंगे तो वो हेल्दी रहेगा, और उसी कारण से शहर के पेड़ गिरते हैं। ये जो गिर रहे हैं जगह जगह शहर ये में, कहीं से हेल्दी ट्रीज नहीं है, आपको दिखाई देंगे। ना तो इनको सनलाइट मिल रही है, ना वाटर मिल रहा है, ना उनको अपना चलाने के लिए ऑक्सीजन मिल पा रहा है, और वो सडनली गिर जाते हैं। गाँवों में आप देखेंगे इतनी आंधी तूफान में पेड़ नहीं गिरते, जबकि खुला भी रहता है वहाँ। यहाँ तो चारों तरफ से आसपास इमारतें, प्रेशर कम रहता है तो भी गिर जाती हैं। तो ये जो
सीमेंट जो है, मैं इसको नेताओं की प्रेमिका बोलता हूँ, क्योंकि इनको सीमेंटीकरण से बड़ा प्यार रहता है। नेता, अफसर, ठेकेदार, ये तीनों को ही कह लीजिए। तीनों को ही। हाँ, इनको सीमेंट से बहुत प्रेम हो जाता है। हाँ। जैसे बचपन में तो दूसरा प्रेमिका रहती होगी, पर हाँ जैसे ही वो उम्र हुई और वो उस पद पे है, तो इनको सबसे पहला काम कंक्रीट करने का रहता है। अब आप देखेंगे कि पहले हमारे यहाँ पर सड़कों के दोनों तरफ में हमने कंक्रीट कर दिया, हाँ। पेवर्स भी लगा दिए, तो पानी कहीं चले ना जाए जमीन में। हाँ, तो पहले तो ये बोलते थे सब धूल उड़ती है, पर जिन जगह धूल नहीं उड़ती, जिन कॉलोनीज में ट्रैफिक नहीं है, हाँ। वहां पर भी हमने कर दिया। हाँ। पहले वहां मिट्टी पे गाड़ी खड़ी रहती थी, हाँ। और अभी भी गाड़ी खड़ी रहती है। हाँ। पूछने पे बोलते हैं कि सड़क चौड़ी कर रहे हैं। सड़क चौड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो कॉर्नर्स में हमारे बिजली के पोल लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर लगे हैं, बॉटल नेक है। पर आपने खत्म कर दिया। वाटर रिचार्ज कहाँ से होगा, ये बताएं हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे नेता। और नहीं, ये लेकिन अभी तो दिक्कत पानी ज्यादा भरने की है। अपन तो पानी भरने के बाद में आप देखेंगे कि दूसरा एक और काम कर दिए, हाँ। रोड ओवर रोड। हाँ। मेरे फुटपाथ है नीचे, हाँ। और ये है ऊपर, लेयर बढ़ते जा रही है। तो वो पूरा उधर फुटपाथ पे पानी भरा पड़ा रहता है। यानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आने वाले हैं तो 2-2.5 इंच की बिल्कुल, एक बिल्कुल। लेयर और आ जाएगी। और आ जाएगी। हाँ। तो मैं तो कई जगह देखता हूँ कि वो फुटपाथ पे ही पानी भरा रहता है वो, और अभी शंकर नगर में ही 3-4 दिन से भरा पड़ा हुआ है, और अभी वहाँ मिट्टी रहती तो वो मेरा पानी नीचे चला जाता और रिचार्ज भी करता। हमको तो वाटर की भी समस्या पैदा हो गई है। कहीं पर भी मैदान दिखे, एक संविधान पार्क बना दिए शंकर नगर में, मैदान था, पूरा बरसात में पानी भरा रहता था, बच्चे लोग कीचड़ में खेलते थे। हाँ। अब वहाँ बहुत सारा कंक्रीटीकरण काम कर दिए। हाँ। ये क्यों जरूरत है भाई? आप समझिए भी तो कि हम कहाँ ले जा रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी को कैसे रखेंगे। हमने ये हालत कर दी, तो आप बताइए कि ये पानी कहाँ जाएगा? आपके घर में नहीं घुसेगा, मेरे घर में नहीं घुसेगा। और जब भी पानी का नुकसान की बात होती है तो सरकार बोलती है कि इतने करोड़ का नुकसान हुआ, पर आपके घर में जो सोफे का नुकसान हुआ, निजी नुकसान तो सरकार के कैलकुलेशन में नहीं आएगा। आपका रायपुर का ही एक वीडियो देख रहा था मैं, एक घर के भीतर सारा सोफा डूबा हुआ था पानी में। हो सकता है उन्होंने लो एरिया में बनाया हो, लेकिन हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों को देखता हूं मैं। आपको क्या लगता है, एक समय तो ये देश शहरीकरण के मामले में बड़ा अच्छा था? मुगल्स ने बहुत अच्छे डेवलपमेंट किया। हाँ। अभी जो पिछली साल की बात होनी चाहिए, अब यमुना की जब बाढ़ आई थी, हाँ। तो पुरानी फोटोएं निकली, हाँ। मुगल्स के पीरियड की पेंटिंग्स, हाँ। तो वहाँ पर नहर बनी हुई थी, बड़े बड़े उन्होंने बताया कि यहाँ कितने नाले बहते थे, हाँ। उनका अस्तित्व नहीं है। उतनी प्लानिंग करके बनाया, लैंड स्लोप लेकर के, यानी तालाब, नदी, नाला जिसको जिसको पाट सकें, सकरा छोटा कर सकें, वो होते चल रहा है। और कंक्रीटीकरण बढ़ते चल रहा है। तो पानी को जमीन नहीं मिल रही है जाने के लिए नीचे, बिल्कुल, तो वो शहरों में भर रहा है। तो भरेगा ही ना, फिर आपका धीरे धीरे निकलेगा। ऊपर से जो है वो आपने जो है नया और पैदा कर दिया हमारा। लेकिन अंग्रेजों के समय जो छावनी वाले जो शहर बने थे, जी हाँ, जी हाँ, जबलपुर है, नागपुर है, झांसी है, बहुत सारे, मेरे ख्याल से हाँ। कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, सभी जगह फौजी छावनी थी अंग्रेजों के समय। वहाँ की प्लानिंग भी बेहतर थी, खुली हुई जगहें थी, सब कुछ था। वहाँ तो पानी इतना भरता रहा होगा, मुझको नहीं लगता। बहुत दूरदृष्टि रखते थे वो लोग। और मैं आपको उनकी दूरदृष्टि बताऊं कि उनकी अर्बन प्लानिंग भी जो थी बड़े सिस्टमेटिक थी। पॉपुलेशन यद्यपि कम रही होगी, पर बहुत अच्छे से बनाते थे, बहुत हवादार, सब दृष्टिकोण से। और हमने उन सबको बर्बाद करके रख दिया। मैं एक छोटा सा उदाहरण अपने ही शहर का बताता हूँ कि गुड़ियारी पुल है, हाँ। जिसमें आपने अंडर ब्रिज जिसमें अभी इतना पानी भर जाता है कि हम बरसात में की मछली पालन भी कर सकते हैं, हाँ। अंग्रेजों को बनाया हुआ, हाँ। तब भी वो अंडर ब्रिज था, आपको याद होगा, छोटी लाइन। मेरा पूरा बचपन गुजरा वहीं पर, तब भी वो पानी था, हाँ। और मेरे को रहते मेरे याद है कि वहाँ बरसात में 1-1.5 इंच पानी भरता था। मैं तो वहाँ से पैदल आया गया हूँ, बच्चा तो वो पानी कहाँ जाता था?
तो एक बार किसी इंजीनियर ने बताया या कहीं बात मिलने कि उन्होंने एक वहाँ पर अंडरग्राउंड उसके लिए ऐसा स्लोप वाला निकाला था कि वहाँ का जो है पानी उसके नीचे से होके आगे चले जाए, और वो मेरे ख्याल से 100 साल तक के पानी वैसा छोटी निकलता लाइन की छोटी सी ट्रेन जो थी वो पानी के कारण कभी नहीं रुकी। बिल्कुल। मेरे दादा का घर एक तरफ था पुल के और पिता का घर एक तरफ था, तो हमारा आना जाना लगे ही रहता था, हमने कभी डूबे नहीं देखा था तो वो उनकी दूरदृष्टि थी कि वो पानी तब भी भरता था रहा होगा, पर वो पानी निकल जाता था। यानी अभी आपको लगता है कि अंग्रेज अगर बने रहते तो आज़ादी भले नहीं मिली रहती, लेकिन शहर ठीक रहते, हम बहुत डिसिप्लिन में भी रहते, ऐसा हमारे शहर भी रहते, क्योंकि आपको इस प्रकार से हमारे जो इंडियन अभी मुझको ये बतलाइए नितिन भाई, ये सरकारों की तो हमने बात कर ली, आज के सरकार को नेता अफसर ठेकेदार सबको कोस लिया। मैं जनता को देखता हूँ मेरे शहर में, जिस अंदाज में लोग नालियों को घूरे जैसा यूज़ करते हैं, पूरा कचरा वहाँ फेंकते हैं, प्लास्टिक का कचरा पूरे शहर में घरों के बाहर फैला हुआ है। एक एक धार्मिक आयोजन होता है तो कई हजार थर्मोकोल जैसी प्लेट और कई हजार प्लास्टिक की गिलास फैल जाती है दूर दूर तक, कोई उसको साफ करने का इंतजाम नहीं करते। तो जनता भी जिम्मेदार है कि नहीं है, ये प्लास्टिक का कचरा, दूसरा कचरा, नालियों में कचरा, इन सब को फैलाने के लिए? मैं इस पे दूसरी सोच रखता हूँ, और आप ये जो प्लास्टिक वाली बात हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा इस पे नहीं बोलूँगा, पर बोलूँगा अवश्य कि इसलिए कि मेरी एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग को, उसको जो प्रतिबंध को लागू कराने के लिए। प्रश्न ये है कि मेरे को आप सुविधा दे रहे हैं, मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ, और आप प्रतिबंधित सुविधा चीज की सुविधा दे रहे हैं कि हाँ भैया इसको मैन्युफैक्चरिंग भी कर लो, इसका आयात भी कर लो, बेच भी लो, मैं आग बंद करके रखे रहूंगा। आप बंद कराइए ना इसको। ये आपने तो नक्सल बंद करा के दिखा दिया कि आपकी इच्छा शक्ति है, दिखा दिया। तो ये तो उससे बड़ी प्रॉब्लम है। नक्सल तो छोटे से क्षेत्र में था, ये तो मेरे अभी आज आपके हो सकता है आपके ब्रेन में माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक निकल जाए। ये पूरे मेरे तो 140 करोड़ की समस्या है, उस वक्त तो हमारे 2.5 करोड़ की भी समस्या नहीं थी। तो आपकी इच्छा शक्ति है ना, तो आप एक बार में लाना बंद करा सकते हैं। कहाँ से आ रहा है सबको मालूम है। यो प्लास्टिक से मेरा ये दूसरी जो जल भराव की समस्या है, अभी परसों ही एक पेपर में रायपुर की मेयर का बयान भी छपा हुआ है कि डिस्पोजेबल ही एक समस्या है पानी भरने का। तो यू आर नोइंग ना कि प्रॉब्लम है, और यू नो कि हाँ डिस्पोजल भी प्रतिबंधित है, थर्मोकोल भी प्रतिबंधित है। इतनी लंबी लिस्ट है कि आप उसमें निकाल ही नहीं सकते कि क्या प्रतिबंधित नहीं है। उसके बाद में भी फिर जो है आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। मुझको एक चीज़ जो लगती है वो ये है कि नागरिकों के ऊपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी का जो हिस्सा आना चाहिए कि गार्बेज सेग्रीगेशन एट सोर्स, कि आप अपने घर का प्लास्टिक कचरा अलग रखिए, बायोडिग्रेडेबल अलग रखिए, उसको अलग अलग गाड़ियों में उठाया जाए। तो आज हमारे यहाँ वो सेग्रीगेशन, जनता के ऊपर तो जिम्मेदारी कोई म्यूनिसिपल डालना नहीं चाहती कि नाराज़ ना हो जाए जनता, उसको हम अलग करने कहें। 2026 के नए रूल्स आए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, उसमें 3 टुकड़ों में करके देने का है हमको, सूखा, गीला और जो हैजार्डस। मैं दे देता हूँ, आप डालोगे तो एक ही गाड़ी में ना डालोगे, एक ही गाड़ी में। मैं तो देख रहा हूँ उस चीज तो आपको नियम लिया है और इतनी मॉनिटरिंग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, मेरे ख्याल से चीफ सेक्रेटरी को एफिडेविट वगैरह सब देना पड़ रहा है, तो ये सब खाना पूर्ति चल रही है। तो आप अपनी पहले व्यवस्था कर लीजिए। लेकिन मैंने सीएससी की एक कॉन्फ्रेंस में साउथ इंडिया का एक शहर देखा था, उसके लोग आए थे वहाँ पे, म्यूनिसिपल कमिश्नर और मेयर आए थे कॉन्फ्रेंस में, मुझको नाम याद नहीं है उसका जगह का। उन्होंने इतनी कड़ाई से अपने यहाँ लागू किया कि जनता की जिम्मेदारी है कि निर्धारित जगह पे कचरे को ये सेग्रीगेट करके पहुँचाना, कोई कलेक्शन नहीं करते, और उस कचरे को बेच के वो पैसा बना रहे हैं। गार्बेज कलेक्शन पे 1 रुपया वो खर्च नहीं करते, कमाई कर रहे हैं उससे, और लोग कर रहे हैं। यानी अगर आपके मन में वोटरों को जरा सा भी नाराज करने का हौसला हो, आप डरे सहमे ना हो, आपको लगे कि नहीं इनको तो हम जनवासे के बाराती जैसा
इनकी आदत बिगाड़ना है कि तुमको जैसा करना है करो, हम ले जाएंगे, हम सेग्रीगेट करेंगे, जितना होगा करेंगे, नहीं तुम्हारे घर से तो दूर ले जाएंगे। यानी जनता की आंखों से दूर ले जाके वो क्या कर रही है म्युनिसिपल, कितने हजार साल के लिए उस प्लास्टिक को दबा रही है गड्ढों में, गिट्टी खदानों में, ये किसी को समझ नहीं पड़ रहा है। आपको लगता है कि ये इस लोकतंत्र में कोई फिक्र करेगा जनता की जिम्मेदारी जनता के ऊपर डालने की? मैं साहब इसको आप सब प्रदेशों की राजधानी ऊपर से लेकर के कोई जनता को नहीं करना चाहता, जबकि ये जनता को दबाव दें, कानून का पालन करवाएं, हाँ। तो ये तत्काल समस्या का निदान हो सकता तत्काल है। समस्या का निदान हो सकता जी है। हाँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इस बात से। कई 100 लोग दोपहिया वाले मर रहे हैं स्टेट में हर साल, जी हाँ। लेकिन हेलमेट लागू नहीं कर रहे। कचरा जो है उसको आप घूरे पे डालें, लागू नहीं कर रहे। सेग्रीगेट करो, लागू नहीं कर रहे हैं। बाजार, मैं सुबह बाजार खुलने के पहले प्रेस आ जाता हूँ, पूरे रास्ते प्लास्टिक का कचरा एक एक दुकान के बाहर ढेर ढेर पड़े रहता है। वो जाएगा कहाँ? जरा सी हवा चलेगी तो नाली में, जरा सा पानी आएगा तो नाली में। तो जो दुकानदार जो पैकिंग का उतना कचरा पैदा करते हैं वो व्यापार कर रहे हैं, फ़ायदा कमा रहे हैं, तभी तो उतना कचरा निकल रहा है। उनको ड्रम रख कर उस कचरे को संभाल के रखो गाड़ी आने तक, उतना भी कोई करना नहीं चाहते। और उसमें से भी अधिकतम प्लास्टिक जो है वो प्रतिबंधित निकलेगा। प्रतिबंधित निकलेगा। मैं उतने बारीकी में नहीं जा रहा, मैं तो आंखों से जो ढेर दिख रहा है मैं उसी पे जा रहा हूँ। मैं साहब इसको आगे करके और ट्रीटमेंट करके और समस्याएं पैदा करूंगा, वेस्ट टू एनर्जी पैदा करने जाऊंगा। हाँ, प्लास्टिक से कुछ ना कुछ तो करूंगा मैं, रिसाइकिल करूंगा। रिसाइकिल्ड प्लास्टिक भी बहुत अच्छी बात नहीं है, रिसाइकिल्ड बोतल भी नहीं है। कुछ स्टडी की गई है कि कितनी बार होने के बाद वो नहीं करना चाहिए। मेरे को ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसका उपयोग ही खत्म कराना चाहिए। पहले जो थैली लेके जाते थे। दूसरा मैं एक बात बतलाऊं आपको, मुझको जो लगता है कि कचरा पैदा करने की हमारी अपार क्षमता और हमारी अपार इच्छा इस बात पे टिकी हुई है कि जो अछूत कही जाने वाली जो जातियां थीं, सफाई कर्मचारियों की जातियां, ये अनंत काल तक दूसरे लोगों की सेवा करने के लिए नाली में, गटर में उतरे रहेगी। हमको भरोसा है कि ये लोग और कहाँ जाएंगे, ये इसी काम को करेंगे, इसलिए हम जितनी चाहे उतनी गंदगी पैदा कर सकते हैं। आप तो बड़ी गंभीर बात बोल दिए हैं। ये वास्तव में हम लोगों की हालत ऐसी ही है। आप सोचिए ना, सोचते ही नहीं है। मैं कहता हूँ आप और मैं, हमको अगर नाली में 3 दिन उतारें कि साफ करो, एक हाथ नहीं डाल सकते तो नाली में तो हमारा एक मोबाइल फ़ोन या चाबी कोई नाली में गिर जाए तो हम सबसे पहले दाएं बाएं देखते हैं, कोई मिल जाए उठाने वाला। कोई लड़का इधर आ रहे, जरा इसमें देख, तो मोबाइल निकाल देते रहे, 10 रुपया दूंगा। हम अपना सामान उस नाली से नहीं निकाल पा रहे हैं, उसमें हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा व्यक्ति डुबकी लगा के उस गटर को साफ करे, और 100-200 लोग साल में हिंदुस्तान में गटर में मर रहे हैं कम से कम। तो ये हमारी एक अपर कास्ट की, संपन्न की, शहरी की एक ये बददिमागी है कि हमको ये गरीब, अछूत, सफाई कर्मचारी, नीची कही जाने वाली जातियों के लोग हमेशा मिलते रहेंगे, इसलिए हम जितना चाहें उतना कचरा करें। बिल्कुल आपने सही बात बोला है। और इसका एक ही तरीका है कि हमको आप डंडा मारो तो हम सुधर जाएंगे। सब सुधर जाते हैं। और अंग्रेज डंडा मारते थे, इसीलिए बोलते थे कि आपको, रायपुर के बगल में दुर्ग में एक एसपी था, उसने अपने स्तर पे तय किया मेरे यहाँ कोई जिले में बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा। सारे लोग हेलमेट लगाने लगे कि एसपी ने तय कर लिया। आज मैं देखता हूँ ये रायपुर को पुलिस कमिश्नरी बनाया गया है, आधा दर्जन या उससे ज़्यादा आईपीएस बैठे हैं एक शहर में। किसी की हिम्मत नहीं है कि हेलमेट को अनिवार्य कर दे, लागू कर दे। और अंग्रेज चाहे जितने जुल्म करते रहे होंगे, ज़्यादती करते रहे होंगे, मुझको लगता है कि आज हिंदुस्तान के 100-200 शहरों में जो फेफड़े बचे हुए हैं शहर के, वो उन्हीं के कारण बचे हुए हैं। और जिन शहरों में अंग्रेजी छावनी नहीं रही, अंग्रेज नहीं रहे, वहाँ अपने फेफड़े नहीं बचते। रायपुर शहर के बारे में
आपका क्या ख्याल है कि सरकार यहाँ के आज जितने बचे हुए फेफड़े हैं इनको सबको खत्म करने नहीं जा रही है? अब इसमें एक तो पहले फेफड़े बचे नहीं, अब हम सांस कैसे ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो कोई आर्टिफिशियल हम बन गए हैं, नॉन बायोलॉजिकल कह लीजिए। और जो कुछ भी उम्मीद है, जहाँ उम्मीद जाग सकती है, वहाँ फिर मेरी प्रेमिका आ जाती है सामने, सीमेंट। हाँ, कंक्रीट में मार्जिन बहुत है। तो जैसे जो भी कुछ है उसमें, आपको बताऊं, मैं सरकारी ठेके की जब भाषा में सुनता हूं ना, कंक्रीट कितना होगा इसमें, कितना सीएफटी लगेगा, उसमें मार्जिन दिखता है सबको। उसका रीज़न है कि कंक्रीट का काम बहुत फास्ट होता है। ईंटे की जुड़ाई का काम में आपको बहुत समय लगेगा, पैसा धीरे बढ़ता है, बिल धीरे बढ़ता है। कंक्रीट काम बड़ा फास्ट हो जाएगा। और लेकिन शहर के फेफड़े की बात करें नितिन भाई, तो अभी हम देख लें कि रायपुर शहर की बात कर लें। मैं बहुत बार बार बोल चुका हूँ, बार बार चिट्ठियाँ लिख चुका हूँ कि रायपुर शहर को जो गर्मी हमने सही इस साल, इससे सिर्फ बचा सकता है अर्बन फॉरेस्ट। हाँ, आप 10 किलोमीटर या 7 किलोमीटर दूर निकल जाइए रायपुर शहर से, आपको 4 डिग्री टेम्परेचर कम मिलेगा रात को, सिर्फ अर्बन फॉरेस्ट। राजकुमार कॉलेज कैंपस के भीतर चले जाइए, 2 डिग्री कम मिलेगा बिल्कुल आराम से। तो हमारी जितनी भी खाली जगह है, और हम खाली करा करके नया जो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और हब बनाना चाहते हैं, इसको भगवान के लिए मेरी सभी नेताओं से, अधिकारियों से प्रार्थना है कि इस जलवायु संकट को देखते हुए ये सपना छोड़ दें, दूसरा सपना देख लें। इन पे अर्बन फॉरेस्ट, वो मियावाकी फॉरेस्ट रहता है, बहुत जंगल फास्ट बढ़ता है या तेज़ी से बढ़ने वाले, ऐसे कम से कम 100 मेरे को अर्बन फॉरेस्ट रायपुर शहर में चाहिए। नहीं तो इसमें मैं भाई साहब आपको बता दूं कि गॉडजिला एल नीनो चल रहा है और इंटेंसिफाइड हो रहा है। अगले साल आप देखिएगा 1-2 डिग्री और बढ़ सकता है टेम्परेचर। इतनी बुरी हालत में हो जाएगा कि 48-50 पहुँचे और इतनी हीट वेव से डेथ हुए रायपुर शहर में ही। हाँ, अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपसे बात हो ही रही थी नीचे, पुरानी गंज मंडी यहाँ की, उसमें बाजार, जी हाँ, 2 लाख या 20 लाख स्क्वायर फीट का बाजार बनाने की बात पिछले 10-20 सालों से चल रही है, और हर म्यूनिसिपल, हर आरडीए, हर कोई लगे हुए हैं उसको, प्रोजेक्ट को हथियाने में, उस ज़मीन को। आप देखें भैंसथान का इलाका, वो पूरा का पूरा वहाँ बनना कुछ चालू भी हो गया अभी। तो आप देखिए नई मंडी जो थी, वहाँ पे जेम्स ज्वेलरी पार्क और बाजार बनाना चालू हो गया। पंडरी में बीच में थोड़ी जगह थी तो वहाँ हाट कई मंजिल का बनना चालू हो गया। आपके घर के बगल में बीटीआई मैदान था, उस मैदान पे कुछ बनाने की बात हो गई। इरिगेशन की कॉलोनी बहुत बड़ी खाली थी, 13 एकड़ या कितना, 28 से ज़्यादा है, 28 से ज़्यादा एकड़, उसके ऊपर 10 मंजिला इमारतें बनाने का हाउसिंग बोर्ड का एक प्रोजेक्ट फाइनल हो गया उसमें। तो जितनी जगह पर अर्बन जंगल बन सकता था, हरियाली बन सकती थी, वाटर रिचार्ज की कोई जगह बन सकती थी, पूरी खत्म हो गई। बिल्कुल। और इनको तत्काल जो है, इनको इतना ज़्यादा फास्ट काम करना है, पीपीपी हर जगह पीपीपी। अब मैं आपको दूसरी बात याद दिलाऊं कि हमने जिस लेडी तालाब को देखा हुआ था, जी हाँ, उसमें आज से 25-30 साल पहले वहाँ पे शास्त्री बाजार नाम का सब्जी बाजार बहुत बड़ा बन गया। जिस जगह मैं और आप बैठे हैं प्रेस कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे सारे अखबारों के ऑफिस हैं, बीजेपी का ऑफिस है, और भी है, डेंटल कॉलेज खुला है यहीं पर, दवाई मार्केट बना है, यहाँ पर रजबंदा तालाब हुआ करता था। मैं बगल के सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, हम लोग वहाँ से यहाँ आते थे और छोटी सी नाव में 4 आना 8 आना कुछ दे के घूमते थे, और बीच में कमल वगैरह तोड़ भी लेते थे थोड़ा, तो नाव वाला रोकता भी था लेकिन तोड़ने भी देता था। तो जिस जगह मैं और आप बैठे हैं, इस जगह पे मैं नाव में घूमा हुआ हूँ। ये शहर के बीचों बीच की जगह थी, चारों तरफ से पानी लुढ़क कर यहाँ आता था, और शहर में पानी नहीं भरता था ऐसा। ये इतना बड़ा पोर्शन था। अब अभी भी देखेंगे कि आपका यहाँ का स्लोप नीचे की तरफ गया हुआ है, नीचे की तरफ है। आज हमारे प्रेस के सामने बीजेपी ऑफिस और हमारे प्रेस के बीच में 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट पानी भर जाता है,
क्योंकि नेचुरली लो लाइंग एरिया है, तो हमने तालाब एक एक पार्ट दिए। अब हम खुले मैदान पाट रहे हैं जहां सिंगल स्टोरीड बंगलों की, मकानों की कॉलोनी थी, इरिगेशन कॉलोनी जैसा, उसमें हम 10-15 मंजिल की इमारतें बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो वहाँ कोई मिट्टी तो रहना नहीं है कहीं पर। हम मंडी को नहीं छोड़ रहे हैं, बीटीआई मैदान को नहीं छोड़ रहे हैं, पुरानी मंडी को नहीं छोड़ रहे हैं, हम किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। तो शहर का कोई भी फेफड़ा अगर बचाना हो तो उसके लिए मुझको लगता है एक आध अंग्रेज अगर ज़रूरी है। देखिए, इस पे अंग्रेज तो अब वापस आ नहीं सकते, नहीं तो 100% ऐसी नौबत ही नहीं आने दे सकते। नेता तो ये काम करेंगे, उनको रोक नहीं सकते। यानी ये प्रोजेक्ट लाने का, बिल्कुल, आप कितना ही लेकर के आ जाए, आप थोड़ा सा ज़्यादा विरोध करेंगे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो जाए। पर हाँ, इसके हम आम जनता जिम्मेदार है, क्योंकि हम विरोध करना नहीं जानते, हम आवाज उठाना नहीं जानते, हम चर्चा करना नहीं जानते। जब भी कुछ हो जाता है, नहीं यार हम क्या करेंगे, वो सरकार के आदमी लोग हैं, वो लोग तो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। आप आवाज उठाइए ना, या भुगतिए फिर। ये आप ही का करा कुराया है, आप ही घर में पानी घुसेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, आश्चर्य मत करिएगा कि 2-5 साल में रायपुर शहर में 5-7 फीट पानी भरेगा, तो आपको फर्स्ट फ्लोर में जाकर के तैयारी करना सिखाना पड़ेगा कि पानी भरेगा, चेतावनी होगी तो फर्स्ट फ्लोर में जाके खाना कैसे बनाना है, और ग्राउंड फ्लोर के सामानों की तबाही हो जाएगी। तो या तो यह है कि लोग अभी से ग्राउंड फ्लोर वाले जो हैं वो केवल प्लास्टिक का सामान ले लें जो पानी झेल ले, और कोई सामान ना लें। और मैं जो आपको बता रहा हूँ, इस साल आप देखिएगा, आपने सूरत देख लिया, अभी बम्बई देख लिया, ये ऐसे कई और एपिसोड होंगे जहां पर पंजाब में कमर कमर तक पानी में, वहाँ शहर गांव कस्बा घूमकर, बाढ़ थी वो तो, लेकिन वहाँ नाव में जा जा के लोगों को निकालना पड़ा, खाना पहुंचाना पड़ा। ये सब हमारे यहाँ पर न्यू नॉर्मल रहेगा ये जलवायु परिवर्तन में, क्योंकि पानी गिरेगा, खूब गिरेगा। तो अब हमको न्यू नॉर्मल को एडमिट कर लीजिए। बाकी आपको अर्बन फॉरेस्ट चाहिए तो आपकी चॉइस है, आप डिमांड करिए। मैं डिमांड करता हूँ, मेरे चिट्ठियों का क्या हश्र होता है मेरे को मालूम है। मैं जलवायु परिवर्तन में चिट्ठी लिखा तो वो उसमें बहुत मल्टीपल विभागों के लिए, वो मेरा स्वास्थ्य संचालनालय चली गई, और मैंने सब उसमें पंचायत भी जोड़ा था, जल भराव भी जोड़ा था, अर्बन फॉरेस्ट भी जोड़ा था। तो उसमें नगरीय निकाय भी है, पंचायत भी है, फसल नुकसान की, उसको हेल्थ में भेज दिए। मैंने दोबारा लिखा कि शायद मेरी चिट्ठी पढ़ी नहीं गई है, तो हेल्थ के साथ साथ में मेडिकल एजुकेशन को भी उसकी कॉपी भेजी गई है। इस शहरी हेल्थ से जुड़ा हुआ है मामला, शहर की हेल्थ। तो मैं तो साहब ग्रामीणों की हेल्थ की भी बात कर रहा हूँ, हीट वेव्स और ये सब से सब जो है सभी परेशान होंगे। अभी ये जो आप बात कर रहे हैं हम पानी भरने की, अभी इमीडिएटली आप रिजल्ट देखिएगा, मच्छर और लॉन्ग ड्यूरेशन। पिछली बार भी आपने कहा था मच्छरों का खतरा रहेगा, फिर आप देखेंगे मच्छरों का खतरा। तो हमको आवाज उठानी पड़ेगी। हमारे जो छोटे छोटे एसोसिएशन वाले हैं, जैसे मैं बात को कोई भी बता दूं, कोई भी एक मार्केट वाले हैं, इनको भी चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। सब एसोसिएशन वाले चिट्ठी लिखें, चारों तरफ से चिट्ठी भी जाए। जब तक नहीं उठेगी, सब एनजीओ, नागरिक, तब तो ये फिर बोलेंगे कि हाँ यार इतनी सारी फ्लडिंग हो रही है लेटर्स की, डिमांड की, सोचे तो। और नहीं तो आप, मैं बोलूँगा या कोई आपको कुछ करेगा तो ये एक बड़ी भारी कोई 5 स्टार होटल में कहीं पर एक कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, वैज्ञानिकों की राय लेंगे और सब बाय बाय टाटा हो जाएगा। हमको दबाव देना पड़ेगा। इसके लिए जल भराव की स्थिति के लिए तो हमारे लिए बहुत बुरी स्थिति है। और हमने दूसरी एक चीज़ और होती है भाई साहब, ये हुआ ना, अभी तत्काल हम इसको सब भूल जाएंगे। भूलिए मत आपने जो अभी तकलीफ सही है या गंदगी देखी है, क्योंकि आप भूलेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है नितिन भाई, आपसे और बहुत सारे मुद्दों पर बात करनी है, लेकिन आज इसके साथ में नहीं हो सकती। और मैं चाहता हूं इस मुद्दे को गंभीरता के साथ आपके सामने रखना है, इसलिए मैं नितिन भाई से आज पर्यावरण के दूसरे मुद्दों पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मुगल बाहर से आए थे, अंग्रेज बाहर से आए थे, उधर इधर उनके रिश्तेदार लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने जितनी अर्बन प्लानिंग की थी, जितने बड़े बड़े बगीचे बनाए थे, जितनी चौड़ी सड़कें बनाई थी, अंग्रेज़ों ने तो जितना
वृक्षारोपण किया था, जितनी प्लानिंग की थी शहरों की, आज भी आप देखिएगा जिन शहरों में अंग्रेज छावनी वगैरह थी मिलिट्री की, उनका हाल देखिएगा आप, वो बाकी शहरों से बेहतर है। यानी हिंदुस्तानी फेफड़े जो हैं उनकी फिक्र, जो फिरंगी बाहर से आए थे और जो मुगल बाहर से आए थे, उन्होंने शायद ज़्यादा की थी। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। शेर शाह सूरी, हाँ, उसने एक जीटी रोड बनवाई हाँ, थी, उसके दोनों तरफ में प्लांटेशन किया हुआ था जो आज तक बरकरार है। तो अभी आप अपने लोगों को याद दिलाइए जो क्या कहते हैं कौन खतरे में है इन दिनों, ऐसा कुछ नारा सुनते हैं। मैं पर्यावरण के बीच में धर्म वगैरह को लाना नहीं चाहता, खतरे में सचमुच ही है, और जिसकी जितनी आबादी है उतनी ही बड़ी आबादी खतरे में भी है। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। मैं नहीं चाहता मुगल और अंग्रेज आके सुधारें, इसको मैं नहीं चाहता। अब ये हमारे इधर के लोग हैं जो अपने लोगों के फेफड़ों पर रहम करने के बजाय शहरों के बचे हुए फेफड़ों को खत्म करने के लिए बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, टेंडर निकाल रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, और जहां पर पेड़ लग सकते थे वहां पे 15 मंजिली इमारत बनाने का प्लान कर रहे हैं, बच्चों के खेल के मैदान पर भी। जैसा नितिन जी ने कहा कि अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मैं बताता हूँ आपको, अपने बच्चों को अपनी ज़मीन, अपना मकान, अपनी दुकान विरासत में दे के जाना काफ़ी नहीं है। अगर ये एक गंदगी के जहर के टापू के बीच में आप छोड़ के जाएंगे तो वो किसी काम का भी नहीं रहेगा। एक शहर अच्छा दे के जाना, बेहतर दे के जाना, बर्बादी से बचा कर दे कर जाना, ये भी हमारी विरासत की जिम्मेदारी होनी चाहिए। फिर मिलेंगे। चलते चलते आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर पॉलीथीन का कचरा आप कहीं पर फेंकते हैं तो उसको बंद कर दीजिए, उसको घर के भीतर इकट्ठा करके रखिए। जब म्युनिसिपल की गाड़ी आती है तो एक अलग बाल्टी में, एक अलग डिब्बे में डालिए। कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 3 दिन का प्लास्टिक कचरा एक साथ दे दीजिए, 3 दिन का बायोडिग्रेडेबल कचरा अलग दे दीजिए। किसी दिन एक दिन एक दे दीजिए, किसी दिन कोई और कचरा दे दीजिए, लेकिन नालियों को घूरे जैसा इस्तेमाल मत कीजिए। हमारे आपके बच्चे अगले बारिश में डूबेंगे नहीं तो उसमें। फिर मिलेंगे।